Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter. The name of the chapter is Work, Energy and Power. तो इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने वर्क जो था वो टॉपिक डिस्कस किया। हमने वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स वाला टॉपिक डिस्कस किया। उसके बाद एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट किया हमने। पहले काइनेटिक एनर्जी एंड उसके द्वारा वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्कस किया। Work energy theorem for the constant force as well as for the variable force. In both the cases we prove the work energy theorem. उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन है and the relation can be given by minus du by dx is equals to force. तो ये हमने प्रूव किया था। फिर बताया कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने ये इक्वेशन डिराइव किया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने ये इक्वेशन डिराइव किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो इसका दूसरा मीनिंग ऐसा हुआ कि ये जो F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स जो हमने प्रूव किया वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही वैलिड है। तो अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या है। तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए 3 डेफिनेशन दिया था। वी हैड डिफाइंड द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बाय 3 वेज। कि भाई वर्क है ना वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वर्क इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ चूजन, इट इज डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। In second way, we can say कि work done to move the particle in the closed path is 0, and the third way that if the work done if the force is uh, force obeying the formula F is equals to minus du by dx, तो ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हम कहेंगे उसको। फिर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए हमने मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हमने प्रूव किया। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हमने डिस्कस किया। एंड देन आफ्टर वी डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी अलोंग विद द न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मास इक्विवेलेंट एनर्जी, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आज हम ये चैप्टर जो है उसका एक टॉपिक बाकी है। बोलो कौन सा वाला टॉपिक? हमने वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया। पावर बाकी। एग्जैक्टली आज हम पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। और पावर का टॉपिक खत्म होने के बाद हम कोलिजन, एक अलग सा एक टॉपिक है कोलिजन, जिसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले पावर का टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कोलिजन्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेस लेक्चर इज व्हाट इज पावर एंड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द पावर। तो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखो तो हमने ये चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 19 तक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 तक खत्म हो गया है। वैसे क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपके कंटेंट में नहीं है एग्जाम एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट कंसेप्चुअली तो आपको सब कुछ करना है। आप चाहे प्रिपेयर ना करो वो अलग चीज है, बट उसका कंसेप्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट डाउन द नॉट ऑन द पावर, और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द डिफाइन द पावर एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ द पावर। तो 21, क्वेश्चन नंबर 21 पावर हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के दिन पे हम ये जो चैप्टर नंबर 6 है उसके थ्योरी को हम खत्म करेंगे।
Are you able to see the whiteboard on your screen, friends? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. Question is, what is power derive its formula? चलो, आई थिंक आप पढ़ चुके हो 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में पावर क्या है। देखो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी, but capacity of doing work is called energy, but the rate of the doing work, rate of doing work is called a power, or vice versa. You can also define a power in this manner: work done per unit time is defined as a power. A work done per unit time is also defined as a power. So this is the alternate definition of the power. Let in a delta t interval time, work is delta W. So according to the definition of the power, average power, so work done per unit time. So this is the average power, work done upon time. But friends, we know that average में हमको मजा नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? Delta t tends to 0. Yeah, exactly. If limit delta 2 tends to 0 is taken, मतलब टाइम इंटरवल बहुत ही हम स्मॉल लेते हैं. If we take a limit delta t tends to 0, that is a time interval is very small, then instantaneous power we can write as a, बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे? dw by dt. dw by dt. एग्जैक्टली, बट एक स्टेप में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू. नाउ suppose under the effect of, under the influence of, under the effect of force F, if a body is displaced by small displacement vector dr, then work done dw is equals to F dot dr. Now from equation number 1, so अब मुझे क्या लिखना चाहिए? पावर इज इक्वल्स टू, देखो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ. F हाँ, तो F dr upon dt. एफ डॉट Yes, डी sir. आर अपॉन डी Of टी. the इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? yes, sir. Yes, sir. बट फ्रेंड्स, डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा. V. That will be the velocity v. Very good. So now we come to know that the equation of the power is the F F dot D. dot v. So this is to be remembered.
तो ये अब हमारे लिए पावर का इक्वेशन है, ये 12th में भी काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है वर्क डन क्या है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ, F dot D. बट पावर क्या है, तो पावर F है dot एफ V. डॉट वी। इज अ क्लियर फ्रेंड्स? Yes, सर sir. ये DW इज इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट DR कैसा है वो पता नहीं चला। तो ये डी डब्ल्यू जो है ना वो स्मॉल, देखो डब्ल्यू इज अ वर्क डन, बट डी डब्ल्यू इज द सिंबल फॉर द स्मॉल वर्क डन। ये स्मॉल के लिए हम जैसे लेंथ को हम एल लेते हैं, बट स्मॉल लेंथ का जो अगर कोई स्मॉल स्मॉल लेंथ है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एल। तो सिमिलरली डब्ल्यू इज अ वर्क डन, बट अगर कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वर्क है तो उसको हम डी डब्ल्यू बोलते हैं। तो ये स्मॉल के लिए ये डी होता है। तो हमने एफ फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका डी आर, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, एफ डॉट डी आर होगा। ओके, यस यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो कोई मुझे बताएगा पावर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर। अरे भैया ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, that is a scalar product of two vector quantity, hence I can say power is a scalar quantity, it is a scalar quantity. And what should be the unit of the power, उसका यूनिट क्या होना चाहिए, वॉट। वॉट। वर्क Watt. अपॉन टाइम, मतलब जूल पर सेकेंड। बट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन, वो वॉज द इन्वेंटर ऑफ द स्टीम इंजन, वो स्टीम इंजन का इन्वेंटर था, उसके बेस पे, उसके ऑनर पे इसका यूनिट जो है वो वॉट भी हम बोलेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने किलोवाट मेगावाट देखा होगा, किलोवाट मतलब 10⁻³ वाट होता है, मेगावाट का मतलब 10�6 वाट होता है। एंड कभी कभी आपने पावर का यूनिट हॉर्स पावर भी देखा होगा, एचपी। तो पावर का एक यूनिट हॉर्स पावर भी है, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। तो पावर का एक यूनिट हॉर्स पावर भी है, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो फ्रेंड्स हॉर्स पावर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ अ पावर। सो पावर का यहाँ पे थ्योरी खत्म हुआ, बट आप सोचो कि अगर मैं पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो थोड़ा और एक चीज़ हम सोचते हैं कि पावर को अगर हम टाइम के साथ देखो पावर क्या है वैसे, तो इट इज़ अ वर्क डन टाइम है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कौन सा क्वांटिटी मिलेगा, Work. वर्क। तो पावर इनटू द टाइम विल गेट यू द वर्क। अब पावर का यूनिट है ना वो हम किलोवाट ले लेते हैं, चलो वाट भी ले सकते हैं, किलोवाट भी ले सकते हैं, एंड टाइम का यूनिट हम आवर ले लेते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये किलोवाट आवर किसका यूनिट होगा, Work का. सो इट इज़ द यूनिट ऑफ द वर्क। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ द पावर, इट इज़ द यूनिट ऑफ द वर्क डन। और एनर्जी भी कह सकते हैं, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी दोनों का यूनिट सेम ही होता है, एनर्जी भी हम उसको कह सकते हैं। सो किलोवाट आवर is not the unit of the power, it is the unit of energy or work done। आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है वो यूनिट में होता है। कभी आपने बिल देखा इलेक्ट्रिसिटी का? यस सर। Yes. तो क्या देखा आपने बिल में? यूनिट में होता है और हाँ, बिल अमाउंट जो होता है, हाँ बिल आते टाइम पापा मम्मी बोलते हैं कि बहुत बिल आ गया इस बार। तो बिल जो होता है ना उसका जो कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है ना यूनिट्स में होता है। और मैं आपको बता दूं यूनिट का मतलब ही किलोवाट आवर है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। तो फ्रेंड्स अभी जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, क्वेश्चन इज फॉर द 2 मार्क्स। क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज 1 यूनिट एनर्जी and
1 unit is equals to how much joule? So friends, the consumption in the electricity is measured in the form of kilowatt hour, and 1 kilowatt hour is called 1 unit. हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो बोले वर्क का यूनिट है, तो वर्क डन इन 1 आवर, वर्क डन इन 1 आवर, देखो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया, बोले 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इनटू 1 आवर. So I can define the 1 unit energy or 1 unit work as this way: a work done for 1 hour with the rate of 1 kilowatt. A work done for 1 hour with the rate of the 1 kilowatt is defined as a 1 unit work done. Work done for 1 hour with the rate of 1 kilowatt is defined as a 1 unit. So this is the definition of a 1 unit. And friends, 1 kilowatt hour is equals to how much joule? चलो किलो का मतलब होगा 10⁻3, वॉट का मतलब होगा जूल पर सेकेंड, आवर का मतलब होगा 3600 सेकेंड्स, सेकेंड्स कैंसल, 3.6 into 10 raised to 6 6. 10⁻3 तो 10⁻6 बचेगा एंड बाकी बचेगा जूल. तो अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा. क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया. क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना पावर का, वो 3 मार्क्स में आ सकता है. और 20 एक बॉक्स के अंदर पावर के दूसरे यूनिट के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है. एंड 21 क्वेश्चन जो है दैट कैन बी आस्क्ड इन द 2 मार्क्स. सर 20 क्वेश्चन कितने मार्क का? 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स. ओके सर. एंड 21 कैन बी आस्क्ड इन द 2 मार्क्स. अब ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है कोलिजन्स, तो अब हम कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक दो टाइप के कोलिजन होते हैं. तो आज हम डिटेल में इलास्टिक, इन इलास्टिक, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, सारे टाइप के कोलिजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो कोई मुझे बताएगा, पहले तो मुझे ये सिंपल बताओ कि कोलिजन का मतलब क्या होता है, क्या होगा उसका मीनिंग? अथड़ा मतलब हाँ दो टकरा. कर ले. हाँ. ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से. हाँ, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट करते हैं, मतलब तो उसको दैट इज कॉल्ड द कोलिजन. तो कोलिजन मतलब दोनों एक दूसरे पे स्ट्राइक करेंगे, दैट इज कोलिजन. फ्रेंड्स, दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक. तो अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? तो अगर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी before the collision and after the collision, the kinetic energy remains the same. If the kinetic energy of the whole system का मतलब जितने ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ. जनरली कोलिजन इज हैपन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स. तो जो दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहे हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के पूरा सिस्टम बनता है. तो अगर सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड कोलिजन के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, तो दैट काइंड ऑफ कोलिजन्स आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. बट द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, दैट मीन्स इनिशियल, that is before the collision and after collision, if the kinetic energy is not remaining same, then it is said to be in इलास्टिक कोलिजन. देखो 4 लॉज है ना, 4 लॉज आर द फंडामेंटल लॉ. which 4 law I am talking about? Number 1, conservation of energy. Number 2, conservation of linear momentum. Number 3, conservation of angular momentum. And number 4, conservation of charge. मतलब यूनिवर्स के अंदर किसी भी प्लेस पे, मतलब कहीं पे भी, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी एंड कोई भी टाइम पे, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी और कोई भी टाइम पे
ये जो लॉ है ना, दिस 4 लॉज आर ऑलवेज वैलिड, वो वायोलेट कभी भी नहीं होते, दे आर नेवर गोइंग टू बी वायोलेटेड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। So these 4 conservation law are the fundamental law. They can never be violated in the whole universe and at any time. So चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, एंगुलर मोमेंटम कब पिक्चर में आता है? जब कोई रोटेशन की बात करता है। एंड चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कब आता है? जब चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है, सिंपल पार्टिकल्स है, एंड रोटेशन भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या चाहे इनइलास्टिक हो, टोटल एनर्जी का तो कंजर्वेशन होगा ही होगा, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होगा ही होगा। बट अगर उसके साथ में काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है, अगर उसके साथ काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड द, दैट काइंड ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड द इलास्टिक collision. इलास्टिक कोलिजन। एंड अगर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है तो उसको बोलेंगे इनइलास्टिक। Non-elastic. इन, नॉन के बदले यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। दूसरी बात, अब कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? तो अगर जो कोलाइडिंग बॉडी है वो आफ्टर बीइंग कोलिजन becomes a single body, मतलब if two bodies are stick together after collision and move together, if two bodies after collision move together, then this kind of collision is called completely inelastic collision. तो अब यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइप के कोलिजन्स है, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक किसको बोलेंगे? जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होता है। नंबर 2, इनइलास्टिक किसको बोलेंगे? जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन ना हो, मतलब इनिशियल सिस्टम का कोलिजन से पहले एंड कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो, तो उसको इनइलास्टिक। बट कंप्लीटली इनइलास्टिक किसको बोलेंगे? तो कि भाई दो बॉडी अगर कोलिजन के बाद वो साथ में मोशन में आ जाए, वो बोथ द बॉडीज आर स्टिक टुगेदर एंड कम इन द मोशन साइमल्टेनियसली टुगेदर, then it is said to be a completely collision. तो इलास्टिक एंड इनइलास्टिक एंड कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने डिस्कस किया। ये जो क्वेश्चन है वो टोटली इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, ये इंट्रोडक्शन है, 20 सेकंड क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, बट आपको पता चला होगा कि किसको क्या बोलते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 23 जो है दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन इन द वन डायमेंशन। A very 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 important question. Here the question is, discuss the elastic collision in one dimensions. चलो अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। Okay, okay friends, I'm going to share the whiteboard, and this, as I told you, this is a very 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 important question. So हमने अलग अलग टाइप के कोलिजन के बारे में जस्ट उसका डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। अब हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे, अब थोड़ा कोलिजन में डिटेल में जाएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई इलास्टिक कोलिजन है, वन डायमेंशन में है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ स्पीड ऑफ अ डिराइव फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी of colliding body for
इलास्टिक वन डायमेंशनल collision. So that is the question. चलो पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? Yes, sir. Ultimately target is to find the velocities after the collision. Velocities derive the formula velocity of colliding body after collision. Colliding body, yeah, after collision. It should be after collision. Okay. So हमारा टारगेट ये रहेगा कि बिफोर द कोलिजन हमारे पास वेलोसिटी स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है वो पता है. सो अज्यूम करते हैं कि ये जो दो बॉडी है उसका इनिशियली मतलब बिफोर कोलिजन जो सिचुएशन है वो इस टाइप का है. वी हैव अ पर एक डाउट हाँ बोलो. सर, अगर वो दो ऑब्जेक्ट हो तो फिर वो उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो और फिर कोलाइड हो तो वो उन दोनों का एडिशन सेम होना चाहिए ऐसा. क्या एडिशन? बाद में जब एडिशन सर क्या बोल रहे मतलब हो? कोलाइड होंगे ना, दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे ना सर, तो हाँ फिर तो बाद में वो बाउंस मतलब बैक करेंगे ना. हाँ वो क्या करेंगे वही तो पता करना है. वही तो क्वेश्चन है कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा. वही तो क्वेश्चन है कि भाई कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा. तो वो क्या होगा वही तो हमको पता करना है. तो वेलोसिटी अगर उसके मिल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा. ओके. यस सर. चलो ऐसा सिचुएशन है कि दोनों बॉडीज जो है ना वो राइट साइड में जा रहा है एंड बिफोर कोलिजन उसका जो वेलोसिटी है वो v1 एंड v2 है बट v2 इज लार्जर देन v2. देन डेफिनेटली व्हाट हैपेंड? right side then. पीछे वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा फास्ट है तो क्या होगा? डेफिनेटली आगे जाएंगे दोनों. अरे भाई पीछे दोनों वाला एक V2 ही. की डायरेक्शन से आ जाएगा. अरे भैया Collide होके दोनों एक साइड हाँ जाएंगे. बस मैं वही सुनना Right चाहता side. हूँ कि दोनों का कोलिजन होगा. अगर दोनों एक ही पाथ पे है, अगर दोनों एक ही पाथ पे है एंड अगर पीछे वाला फास्ट है तो क्या होगा भैया? तो कोलाइड. एक कोलिजन होगा. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, यस sir. सर. अज्यूम कर लेते हैं कि बिफोर द कोलिजन जो वेलोसिटीज था वो v1 एंड v2 था एंड आफ्टर द कोलिजन अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 का वेलोसिटी v1 डैश है, ऑब्जेक्ट 2 का वेलोसिटी v2 डैश है. तो हमारा अभी टारगेट क्या है? अभी तो फिर तो अब हमारा टारगेट क्या है भैया? क्या फाइंड करना हमारा टारगेट रहेगा अभी? फाइनल वेलोसिटी. मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको? v1 dash and v2 dash. v1 dash and v2 dash are the velocities of the object colliding body after the collision. तो हमारा मेन टारगेट जो है वो आफ्टर कोलिजन हमको उसका वेलोसिटी फाइंड करना है. तो v1 डैश एंड v2 डैश फाइंड करना वो हमारा टारगेट है. फ्रेंड्स आपके पास दो वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने इक्वेशन होना चाहिए? दो इक्वेशन. दो इक्वेशन होने चाहिए. तो फ्रेंड्स बिफोर कोलिजन velocities are v1 and v2 and after collision V1 dash and V2 dash. the velocities are v1 dash and v2 dash. चलो चाहे कोई भी टाइप का कोलिजन हो, एक चीज तो कंफर्म्ड है, दो चीज कंफर्म्ड है. चाहे कोई भी टाइप का कोलिजन हो आपको पता है कि एनर्जी का कंजर्वेशन होगा एंड लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा. सो लीनियर मोमेंटम का तो कंजर्वेशन होगा ही होगा. तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम. चलो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं.
चलो अप्लाई करो। मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो फ्रेंड्स बिफोर कोलिजन द सिस्टम का मोमेंटम m1v1 is equal नहीं नहीं m1 नहीं पूरे सिस्टम M1v1 plus M1v1 plus M2v2 is equal to M1v1 dash plus M2v2 dash. M2v2 dash। वैसे एक्चुअल में मुझे क्या करना है पता है आपको? एक्चुअल में मुझे यहाँ पे वेक्टर लिखना चाहिए था बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट अभी वो वेक्टर साइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी पूरा किस डायरेक्शन में है? एक ही डायरेक्शन में है। सो वन डायमेंशन में आपको पता है कि डायरेक्शन कैन बी कंसिडर्ड बाय द पुटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ऊपर वेक्टर का साइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वन डायमेंशनल ही है। वन डायमेंशन है तो ऊपर वेक्टर का साइन करने की जरूरत नहीं है। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। क्या ऐसा होगा? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So can I write this formula in this manner? Rewrite this formula as this way. सर वहाँ प्लस नहीं आएगा बीच में? कहाँ पे? v1 एक V1 साइड किया और v2 एक साइड। क्या बोल रहे हो? हाँ पता चल गया सर। तो मैंने क्या किया, ये m1v1 डैश को मैं इस साइड ले गया और इसको मैं राइट साइड ले गया। चलेगा? यस सर। इज इट अंडरस्टूड एवरीबॉडी फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. ओके नाउ अभी जो हम जो कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं वो किस टाइप का है? इलास्टिक। हाँ, नाउ फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा भैया? Kinetic energy conserved होगी. हाँ, फॉर इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी is also conserved। तो चलो अब मैं क्या लिखूं? सिस्टम का, पूरे सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चलो लिखाओ, मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे 1/2 m1v1 square ओके plus 1/2 m2v2 square M2 equals to half is is equal to equals to 1/2 M1v1 dash square square plus plus 1/2 M2v2 dash square. m2v2 dash square। चलो ऐसा होगा भैया। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब ये हाफ को निकाल दो पूरे जगह से और m1 को m1 वाले टर्म साथ में ले लो। ऊपर जैसा ही हो जाए। ऐसा कर सकता हूँ? यस सर। Sir, कैंसल Yes, किया। Yes, sir. हाफ को मैंने कैंसल किया और m1 वाले टर्म्स को साथ में लिया, m2 वाले टर्म्स को साथ में लिया। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. चलो अब है ना इक्वेशन, मेरा अल्टीमेटली टारगेट क्या है पता है ना आपको? मेरा अल्टीमेटली टारगेट v1 डैश एंड v2 डैश को फाइंड करना, वो हमारा टारगेट है। क्वेश्चन वही तो है कि भाई बिफोर द कोलिजन तो हमको पता है, बट आफ्टर कोलिजन क्या होगा वो तो फाइंड करना है। मतलब v1 डैश एंड v2 डैश फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 के द्वारा, इक्वेशन 3 विथ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स सोचो क्या होगा इसके डिनोमिनेटर में। ये इक्वेशन 2 है ऐसा सोचो, जस्ट सोचो। आपको ये तो पता होगा कि m कैंसिल। जस्ट अ मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो पता है ना? Yes, sir. क्या ये पता है ना भैया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये पता है भैया? यस सर। Yes, sir. चलो तो नक्शी इज देयर? नक्शी Yes, sir. नक्शी बताओ मैं क्या लिखूं अभी? इक्वेशन 3 को मैंने इक्वेशन 2 से डिवाइड कर, तो इसके डिनोमिनेटर में m1 है, v1 माइनस v1 डैश है, तो m1 कैंसिल हो जाएगा और फिर हाँ Cancel.
हाँ। तो क्या बचेगा, क्या मुझे ये लिखाओ चलो। v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर अपॉन v1, Yeah. तो क्या बचेगा? V1 plus V1 v1 प्लस v1 डैश ये बचेगा। plus V1 dash is हाँ, equals to V2 plus V2 v2 डैश प्लस v2। क्या ये बात आपको समझ में आया भाई? plus V2. अंडरस्टूड? Yes, ये sir. स्टेप आपको समझ में आया कि मैं लिख के दूं फ्रेंड्स? सर लिखो ना एक बार, नहीं पता। ओके, चलो लिख ही देता हूँ। तेरा मुझसे है पहले नाता कोई, चलो अब ये m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये माइनस वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस वाला बचेगा, माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। तो क्या अभी समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। Yes, sir. इक्वेशन 3 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को देखो। ये रहा इक्वेशन नंबर 2 आपका, यहाँ पे है। इक्वेशन 2 यहाँ पे है, इक्वेशन 3 यहाँ पे है। तो इक्वेशन 3 को मैंने 2 से डिवाइड किया। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स नाउ? यस सर। Yes, sir. ओके, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अभी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू माइनस v1 डैश प्लस v2 डैश। क्या ये समझ में आया भैया? देखो तो v1 माइनस v2 प्लस इज इक्वल्स टू माइनस v1 डैश प्लस v2 डैश। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 4 है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि या तो v1 डैश एलिमिनेट हो जाए या v2 डैश एलिमिनेट हो जाए। अगर v1 डैश एलिमिनेट हो जाएगा तो v2 डैश मुझे मिल जाएगा, और अगर मैं v2 डैश को एलिमिनेट कर पाऊँ तो मुझे v1 डैश मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँ, तो v1 डैश, पहले मैं v1 डैश को एलिमिनेट करता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए सो दैट द v1 डैश गेट्स एलिमिनेटेड? पहले तो m मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, m से मल्टीप्लाई, m1 या m2? m1 से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इक्वेशन 4 को मैं है ना m1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फ्रेंड्स, दोनों साइड। अब ध्यान से देखो, मैंने इक्वेशन 1 को m1 के द्वारा मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय m1, और इक्वेशन 1 जो है ना वो मैं एज इट इज़ लगा देता हूँ वहाँ पे, जो था उसको मैं एज इट इज़ वहाँ पे लगा देता हूँ। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब करेंगे हम इसका एडिशन, दोनों का एडिशन कर दो। इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय m1, इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज। अब दोनों का एडिशन करो तो क्या मिलेगा आपको, सोचो तो भैया। 2m1 v1 2m1 v1 v1 is equal to Is equal to 2m2 v2 इसका dash. एडिशन होगा भैया, इसका भी होगा, ऐसा नहीं है कि Yes, नहीं sir. होगा। Yes, sir. Hmm. तो माइनस m1 माइनस m2 v2, चलो क्या ये पता चला भैया आपको? माइनस m1 v2 माइनस माइनस प्लस m2 v2 हो गया। अभी देखो तो बराबर है। Yes, sir. ये वैसे ये टर्म पॉजिटिव है तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव ये हो जाएगा, देखो। इज दैट क्लियर? और इसका एडिशन तो जीरो हो जाएगा, देखो v1 डैश को एलिमिनेट कर दिया, तो राइट साइड क्या बचेगा,
m1 plus m2 into v2 dash. खत्म बात। अब मेरा जो टारगेट था वो v2 डैश को फाइंड करना था, तो v2 डैश को सब जगह इक्वेशन बनाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को m1 प्लस m2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो v2 डैश को सब जगह इक्वेशन बनाता हूँ और पूरे इक्वेशन को m1 प्लस m2 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे माइनस m1 माइनस m2 है ना, तो माइनस लिखा m1 माइनस m2 अपॉन होगा m1 प्लस m2 इंटू v2। तो ये हो गया आपका v2 डैश का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब आप दो चीज़ कर सकते हो, वापस से यही प्रोसीजर कर सकते हो। जैसे हमने इक्वेशन 4 को m1 से मल्टीप्लाई किया, इसके बदले आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 4 को क्या करोगे आप, m2 से मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा करो कि ये v2 डैश का जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू पुट कर हाँ दो। वो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर प्लेस कर दो और v1 डैश को सब जगह इक्वेशन बनाओ। तो क्या करना है आपको, बोलो क्या करोगे, जो भी करना है कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं वापस से इक्वेशन नंबर 4 को है ना m2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो इक्वेशन नंबर 4 को वापस से m2 से मल्टीप्लाई करो, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 4। तो चलो लिखा हो तो मुझे m2 v1 m2 m2 v1 v1 minus m2 v2 is equals to minus m v1 v1 dash plus m2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है m2 m2 से, v2 dash. v2 और इक्वेशन नंबर 1 तो मैं एज इट इज लिखूंगा m1 v1 प्लस m2 v2 is Equals to equals to m1 m1 v1 plus m2 v2 dash. चलो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको हम। तो इसको है ना, मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए था पता है, इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिखना था, तो ज़्यादा इजी रहेगा। हम है ना इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिख देते हैं, तो सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 पहले मैं लिखता हूँ m1 v1 plus m2 v2 v2 is equals to is equal m1 to v1 dash m1 v1 dash plus m2 v2 dash. इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे हम, m2 से मल्टीप्लाई। तो m2 v1 माइनस इक्वेशन नंबर 4 को देखो, माइनस m2 v2, इसको m2 से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू माइनस m2 v1 डैश प्लस m2 डैश। to v2 अब है ना सब्ट्रैक्शन करो, चलो अब इसका सब्ट्रैक्शन करो। तो m1 v1 माइनस m2 v2, तो ये क्या हो जाएगा भैया, m1 minus m2 into v1. तो फिर अब देखो m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 v2, तो ये क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 v2, तो वापस से प्लस 2 m2 v2 हो जाएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, m1 v1 डैश माइनस माइनस प्लस m2 v2 डैश v1 m2 v2 m2 v1 डैश m1 plus m2 प्लस into v1 m2 dash. इंटू v1 डैश, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो जीरो हो जाएगा। तो Yes sir. डैश, तो v2 डैश एलिमिनेट हो गया। अब v1 डैश को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो, तो v1 डैश को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, m1 minus 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 into v1. 2 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया पूरा चीज? सर वो उसका v1 तो रहेगा ना सर? जस्ट अ मिनट। हाँ तो यहाँ पे बचेगा एक v1 बचेगा और प्लस 2m2 अपॉन v2. m1 प्लस m2 इंटू बचेगा v2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ v1 डैश। सो इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ वेरी सिंपल थ्योरी। आपको मतलब दो ही एक्चुअल में, तो इसमें दो ही स्टेप है। कौन कौन से दो स्टेप है? एक स्टेप है वो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, और दूसरा स्टेप जो है वो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन है। अब ये दो स्टेप से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इस इन दिस चैप्टर इन मैनी क्वेश्चन सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी इनिशियली रेस्ट। सेकंड बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएंगे कि जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट होगा।
तो इफ वी अज्यूम दैट द सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट, अज्यूम कर लो कि सेकंड ऑब्जेक्ट एज द रेस्ट है, तो इसके लिए अब v1 डैश एंड v2 डैश का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट देन व्हाट शुड बी द v1 डैश? तो v1 डैश आपका हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू v1 ओनली, बिकॉज v2 डैश तो जीरो हो गया है। v2 डैश तो v2 तो जीरो है ना, सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट, एंड v2 डैश का फॉर्मूला तो क्या आएगा? तो v2 डैश क्या है? So v2 dash will be equals to 2m1 upon m1 plus m1 m2 into my plus m2 into v1। तो ये भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको, ये दोनों तो फॉर्मूला याद रखना है, ये जो जैसे v1 डैश और v2 डैश का, बट ये भी आपको याद रखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पहले से ही एट द रेस्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले से ही एट द रेस्ट है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ये 3 और 4, 3 या एक क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक बार आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है, और एक बार आपको कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होगा, तो उसको लेके आपको ये पूरा सॉल्व करना है। क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? सर यार ये दोनों क्वेश्चन साथ में ही लिखने हैं कि अलग अलग पूछेंगे? क्या बोल रहे हो आप? सर जो 23 और 24 क्वेश्चन है वो साथ में लिखने हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन साथ में आएगा कि अलग अलग आएगा? 23 एंड 24 मैंने एक ही क्वेश्चन कराया अभी। कौन से, क्या बोल रहे हैं? लेट मी चेक। तो ये 24 तो अभी कराया नहीं मैंने, 24 तो कराया ही नहीं है, 23 खत्म हुआ अभी। देखो 23 ही खत्म हुआ, 24 तो अभी कराया नहीं है। अच्छा ओके, मैंने सॉरी सर वो V2 डैश को नीचे वाला देख लिया। हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे 24। एक्सप्लेन द स्पेशल केसेस of the elastic collision in one dimension keeping the second object at the rest। keeping यहाँ पे लिखा होगा keeping the second object at the rest। तो अब हम इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, ये 2 एंड या 3 मार्क्स में आएगा ये। तो इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन के लिए हमने फॉर्मुलेशंस तो कर दिया, हमने फॉर्मूला तो बना दिया, बट उसके अभी स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी। तो ये चैप्टर के वो लंबाई 8 क्वेश्चन भेज दूंगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके ओके हाँ, द क्वेश्चन इज तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, special cases of elastic collision in the one dimension as a second object। एड्रेस बोलो क्या बोल रहे हो? वही बोला सर, एड्रेस। हाँ, एट द रेस्ट, वेरी गुड। तो हमको पता है, हम अब जानते हैं फॉर वन डायमेंशनल elastic collision with second object at rest। हमको पता है कि v1 डैश का फॉर्मूला क्या है भैया? v1 डैश का जो फॉर्मूला है वो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into V1।
एंड V2 डैश का फॉर्मूला क्या है भैया? 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू V2, दैट वाज द फॉर्मूला। एम आई राइट फ्रेंड्स? बराबर है, देखो तो ये फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? यस और नो? सर इधर V1 है, क्या बोल रहे हो? इधर V1 नहीं आएगा लास्ट हाँ, में, V1 ही क्योंकि आएगा ना V2 ऑब्वियसली, V2 तो जीरो है, V2 तो जीरो ही है, तो V1 ही आएगा ऑब्वियसली। ओके, नाउ केस नंबर 1, केस नंबर 1, सपोज m1 इज इक्वल्स टू m2। अब दोनों ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं। अच्छा, कभी आपने कैरम खेला है? यस सर। Yes, sir. यस सर, एक काम करना, आप है ना कैरम के अंदर जो स्ट्राइकर होता है और क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में नहीं बता। हाँ हाँ सर, वो गुजराती में कुकरी पता है। Kukre. कड़ी। हाँ, Kukre होत. तो कैरम के अंदर आप एक काम करना, आप स्ट्राइकर से कुकरी को मतलब मारते हो, तो जो होता है वो भी कोलिजन है। बट आप एक काम करना, कोई एक कुकरी को ही कुकरी से आप उसको कोलाइड करना। तो कभी कभी ऐसा होगा कि जिसके द्वारा आपने कोलिजन किया है ना, वो एट द रेस्ट पे आ जाएगा, और जो पहले रेस्ट पे था वो मोशन में आ जाएगा। आप देखना कभी हाँ यस सर, होता है। ऐसा होता है, और सर हाँ वो सर। बहुत स्लो मतलब जो पहले है। रेस्ट पे था वो मोशन में आएगा, और जो मोशन में था वो रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो दैट इज द रीजन हियर, कि अगर दोनों का मास सेम है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, तो अब देखो तो V1 डैश क्या होगा, सोचो तो यहाँ पे V1 डैश का वैल्यू प्लेस करो, तो अगर दोनों का मास सेम है तो m1 इज इक्वल टू m2 करो, तो V1 डैश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड V2 डैश क्या होगा देखो तो, सर 2m, पता नहीं चला वो कैसे फिक्स हुआ। नहीं मैं अभी आपको, अभी 2 मिनट में पता चलेगा आपको। अभी जस्ट आपकी एक काम करो, ये वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करो ना। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास सेम है, तो अगर सेम मास है तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, m1 इज इक्वल टू m2 सब्स्टिट्यूट करो, तो V1 डैश क्या हो जाएगा? 0। 0। एंड V2 डैश क्या हो जाएगा? 2m कैंसल, दोनों का मास अगर सेम अज्यूम कर ले तो m अज्यूम कर लो, तो 2m अपॉन 2m कैंसिल हो जाएगा, तो V1 रहेगा। Yes, sir. यस बिफोर कोलिजन क्या था? ये तो आफ्टर कोलिजन V1 डैश 0, मतलब ऑब्जेक्ट 1 एट द रेस्ट आ गया और ऑब्जेक्ट 2 V1 वेलोसिटी मोशन में हुआ। पर बिफोर द कोलिजन क्या था? बिफोर द कोलिजन ऑब्जेक्ट 1 का वेलोसिटी क्या था? V1 था, एंड ऑब्जेक्ट 2 का वेलोसिटी क्या था? 0 था। बिफोर कोलिजन क्या, बिफोर कोलिजन क्या था? बिफोर कोलिजन तो बोले ऑब्जेक्ट 1 का वेलोसिटी V1 था, ऑब्जेक्ट 1 का बिफोर कोलिजन, एंड ऑब्जेक्ट 2 जो था ना वो एट द रेस्ट था बिफोर कोलिजन। बट आप ध्यान से देखो तो कोलिजन के बाद क्या हो गया, तो बोले ऑब्जेक्ट 1 एट द रेस्ट पे आ गया एंड ऑब्जेक्ट 2 का वेलोसिटी V1 हो गया। तो मतलब दोनों का वेलोसिटी इंटरचेंज हो गया, जो रेस्ट पे था वो मोशन में पे आ गया, जो मोशन में था वो एट द रेस्ट। रेस्ट। क्या आप पता चला मैं क्या बोल रहा था? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम बना सकते हैं कि इफ टू कोलाइडिंग बॉडी हैव अ सेम मास, अगर दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का मास सेम है तो उसके वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा, उसके वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? हाँ, बट किसके? वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के लिए एवरी टाइम इट इज नॉट वैलिड। फॉर द वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, for the one dimensional elastic collision, if the colliding body have a same mass, colliding body have a same mass, then velocity gets interchanged, velocity gets interchanged. So this is the case number 1. तो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। चलो अब केस नंबर 2। अज्यूम कर लेते हैं कि m1 is a much larger than m2, मतलब ऐसा मान, चलो ऐसा मानते हैं
कि जो एट द रेस्ट है ना वो उसका मास बहुत कम है, जो कोलाइड हो रहा है, जो मोशन में है ऑब्जेक्ट वन, उसका मास बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा सोच सकते हो कि आप एक छोटा सा मार्बल पड़ा हुआ है और उसके वो ज़मीन पे छोटा सा मार्बल पड़ा हुआ है और पीछे से मैं बहुत बड़ा स्फीयर आयन का मेटल, बहुत बड़ा मेटल का स्फीयर इसके साथ मैं कोलाइड कर रहा हूँ, ऐसा मान सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया हुआ है कि m1 इज मच मच लार्जर देन द m2, तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी कैन निग्लेक्ट द m2, तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आई कैन निग्लेक्ट साइकिल और ट्रक जैसा हो गया। m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1। तो चलो फ्रेंड्स, ये जो निग्लेक्शन की जो बात है ना वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में बराबर है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखो मैं आपको समझाऊँ, 10 lakhs प्लस 10 लाख रुपीज़ प्लस 10 अप्रोक्सीमेटली 10 लाख ही होता है। अगर 10 लाख रुपीज़ में से आप 10 को निकाल दो तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 10 ही होगा। 10 लाख रुपीज़ है आपके पास और कोई 10 रुपये आपसे ले लेता है तो भी हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10 लाख रुपीज़ ही है, और उसमें आप 10 रुपीज़ डालते हो तो भी वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ ही हुआ। बट कोई ऐसा बोलेगा कि 10 लाख रुपीज़ इंटू 10 इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, तो चलेगा? नहीं नो चलो। सर। वो 1 करोड़ हो जाएगा। ये एंड 10 लाख डिवाइड बाई 10 करोगे तो क्या वो 10 लाख रहेगा क्या? 1 नो लाख सर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो निग्लेक्शन की बात है वो कहाँ पे वैलिड है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप निग्लेक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अब अगर m1 बहुत ज़्यादा है m2 से, तो अब v1 डैश क्या होगा? नाउ व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ v1 डैश? तो हम है ना ये m2 को 0 कर सकते हैं, तो m1 माइनस 0 अपॉन m1 प्लस 0 इंटू v1, तो ये v1 डैश इक्वल्स तो v1 ही रहेगा। और v2 डैश क्या होगा? तो बोले तो न्यूमरेटर में 2m1 रहेगा, डिनोमिनेटर में m1 प्लस अप्रोक्सीमेटली 0, m2 तो बहुत कम है, इंटू v1, तो ये हो जाएगा 2v। 2v1। तो फ्रेंड्स अगर प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली क्या हुआ कि m2 जो है ना वो सेकंड ऑब्जेक्ट है, और सेकंड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने एट द रेस्ट अज्यूम किया हुआ है। सेकंड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एट द रेस्ट, मतलब जो लाइटर ऑब्जेक्ट है ना वो एट द रेस्ट है, मतलब छोटा सा मार्बल, एक छोटा सा मार्बल जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर हम बहुत ही बड़ा एक स्फीयर, मेटल का स्फीयर हम उसके ऊपर डालते हैं, उसको कोलाइड करते हैं, तो आप प्रैक्टिकली सोचो तो मेटल के स्फीयर के वेलोसिटी में क्या फ़र्क आएगा? छोटा सा मार्बल रास्ते में और वहाँ से एक बहुत बड़ा स्फीयर जा रहा है, तो जब वो कोलाइड होगा छोटे से मार्बल से तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा वो बड़ा वाला स्फीयर के वेलोसिटी में? नहीं। नो वो सर। उसका तो कुछ भी नहीं होगा, वो छोटा सा मार्बल तो बीच में से हट जाएगा, बट वो बड़े स्पीयर के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो वही तो है, वही तो है। देखो आप, आफ्टर कोलिजन v1 डैश तो v1 ही है, मतलब उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। बट हाँ, छोटा सा जो मार्बल है उसका स्पीड तो आ जाएगा, वो तो कोलाइड होने के बाद जूम करता, मतलब कोलाइड होने के बाद उसको तो वो तो मोशन में आना ही है, तो वो एक्चुअल में डबल वेलोसिटी के साथ मोशन में आएगा, वो बड़े मार्बल से डबल वेलोसिटी से मोशन में आएगा। तो ये दो केसेस है, और एक केस है जो आपके टेक्स्ट में नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ। एक और केस हम डिस्कस करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, एंड दैट इज m1 इज मच मच लेसर देन द m2। तो अब सोचो कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट, मतलब बहुत लार्जर हैवियर ऑब्जेक्ट जो है ना वो पड़ा हुआ है स्टेशनरी, और हम लाइटर ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर कोलाइड करते हैं। जैसे बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है और उसके ऊपर आप एक छोटा सा मार्बल उसके ऊपर डालते हो, तो क्या होगा? सोचो, क्या पहले क्या होगा सोचो। कुछ नहीं होगा। छू के मतलब टच होगा और नीचे गिर। टकरा के वापस चला जाएगा। हाँ, तो जो छोटा ऑब्जेक्ट है ना वो कोलाइड होके वापस आएगा, बट वो जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है वो तो वहाँ का वहाँ पे ही पड़ा रहेगा। इज इट क्लियर? यस यस। तो लेट्स Yes, सी क्या ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि v1 डैश इज इक्वल्स टू, देखो अब है ना हम m1 को 0 कर सकते हैं, तो 0 माइनस m2 अपॉन 0 प्लस m2, सब्ट्रैक्शन एडिशन में ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते, इंटू v1, तो ये हो जाएगा माइनस v1। और v2 डैश का फॉर्मूला लिखे तो न्यूमरेटर में तो 2m1 ही बचेगा,
और डिनोमीटर में सब्ट्रैक्शन एडिशन में हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेगा m1 अपॉन m2। तो देखो क्या होता है कि m1 जो है ना वो बहुत ही कम है m2 से, तो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो होगा ना वो 1 से बहुत ही कम होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। तो ये जो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो है ना वो बहुत, बिकॉज देखो m2 तो बहुत बड़ा वैल्यू है, m1 का वैल्यू बहुत छोटा है, तो ये जो रेशियो है ना वो टेंड्स टू 0 आएगा, विच इज़ वेरी मच लेस देन 1। वेरी मच लेस देन 1 का मतलब 0 से नज़दीक, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 रहेगा। तो मतलब क्या सर हाँ बोलो। सर वो m1 मल्टीप्लिकेशन में इसलिए हमने उधर 0 नहीं रखा। वही तो मैं कब का बोल रहा हूँ ना कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप 0 नहीं कर सकते उसको, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो, वही तो मैं कब का बोल रहा हूँ। ओके यस सर। तो अब क्या होगा कि जो लार्जर ऑब्जेक्ट था जो इनिशियली एट द रेस्ट था, हैवियर ऑब्जेक्ट जो इनिशियली रेस्ट था वो अभी भी रेस्ट पे ही है, देखो अभी भी वो रेस्ट पे ही है, वो आफ्टर कोलिजन भी उसका वेलोसिटी 0 ही है। बट जो लाइटर ऑब्जेक्ट था जो कोलाइड करने जा रहा था, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया -v1 डैश। अब v1 डैश इक्वल्स टू -v1, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसी जितने वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से अब वो कोलाइड वापिस आ गया। अपोजिट डायरेक्शन। वापस आ रहा है। तो ये सारे चीज हमारे लॉजिक के साथ कॉम्पिटिबल है। तो these are the special cases of the collisions in the one dimension. Is that clear to you, friends? यस सर। Is it okay? यस सर। यस सर। तो दिस इज ऑल्सो 3 मार्कर क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे एक और भी केस डिस्कस किया, वहाँ पे 2 ही केस डिस्कस किए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने 3 केस डिस्कस किए। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तो फ्रेंड्स अब तक हमने इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कंप्लीटली कंप्लीटली इनइलास्टिक। और आपको पता है कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट सिंगल बॉडी में कन्वर्ट है। हाँ एक ही बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, दोनों साथ में मोशन में आते हैं, तो उसको कंप्लीटली इनइलास्टिक बॉडी, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स चलो ऐसा मान लेते हैं कि जो बॉडी है ना उसका वेलोसिटी v1 इनिशियल v2 इनिशियल है। बॉडी 1 जो है ना उसका मास इनिशियली m1 है और उसका वेलोसिटी v1 इनिशियल है, v1 इनिशियल। बॉडी 2 जो है उसका मास m2 है और उसका वेलोसिटी है ना v2 इनिशियल है। ये पूरा बिफोर कोलिजन है। और आफ्टर कोलिजन, आदित्य यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आदित्य नो सर, गलती से हो गया। ओके, सो जो बॉडी 1 है उसका मास m1 है, उसका वेलोसिटी v1 इनिशियल है। बॉडी 2 है उसका मास m2 है, उसका वेलोसिटी v2 इनिशियल है। एंड आफ्टर कोलिजन उसका जो कॉमन वेलोसिटी है, देखो कोलिजन होने के बाद क्या होगा कि दोनों साथ में आ जाएंगे, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है ना, तो उसका कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा। कॉमन क्यों? बिकॉज दोनों साथ में है। तो अज्यूम करते हैं कि कॉमन वेलोसिटी vf है, v फाइनल vf है। तो अब अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो एवरी टाइम यू कैन अप्लाई। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई कर ही सकते हो। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चलो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो। तो m1 v1 इनिशियल प्लस m2 v2 इनिशियल इज इक्वल्स टू, अब दोनों साथ में आ जाएंगे, m1 प्लस m2 इंटू v फाइनल। तो फिर v फाइनल का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स? m1 v1 इनिशियल प्लस m2 v2 इनिशियल m1 प्लस m। प्लस m2। एंड सपोज ऐसा मान के चले कि सेकंड ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट है, सपोज v2 इनिशियल 0 है ऐसा मान के चले, तो फिर v फाइनल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
m1 v1 initial upon m1 plus m2. हाँ, चलो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म्ड है कि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा कि नहीं होगा? नो, नहीं होगा, बिकॉज ये कौन सा वाला कोलिजन है? Completely inela. इनइलास्टिक। तो यहाँ पे है ना काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना चेंज होता है वो मुझे फाइंड करना है। तो पहले मैं है ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 इनिशियल स्क्वायर, v1 इनिशियल स्क्वायर, सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 इनिशियल स्क्वायर प्लस 0, बिकॉज दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो तो एट द रेस्ट है। एंड सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अब तो दोनों एक ही हो गया, m1 प्लस m2, और फाइनल वेलोसिटी उसका v फाइनल है, v f स्क्वायर। बट आपको ये पता है फ्रेंड्स के उन दोनों का कॉमन वेलोसिटी क्या है आफ्टर कोलिजन? तो उसका फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, m1 v1 इनिशियल अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वो मुझे फाइंड, देखो वो सेम तो नहीं है, वो तो पता है कि भाई ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो वो सेम तो नहीं रहेगा। तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वैसे डिक्रीमेंट ऑलवेज डिक्रीमेंट होता है। तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड करना है तो ऑलवेज है ना इनिशियल में से सब फाइनल को सब्ट्रैक्ट करो, बिकॉज इनिशियल ज़्यादा होगा फाइनल कम होगा, तो बड़े में से कम को सब्ट्रैक्ट कर। तो हाफ m1 v1 इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और यहाँ पे आ जाएगा m1 स्क्वायर v1 इनिशियल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो अब है ना इसको ये m1 प्लस m2 एक पावर कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल, तो बचेगा क्या? हाफ बचेगा m1 v1 इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ बचेगा, यहाँ पे m1 स्क्वायर बचेगा, v1 इनिशियल स्क्वायर बचेगा, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 बचेगा। अब ये हाफ m1 v1 इनिशियल स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस बचेगा, हाफ m1 कॉमन v1 स्क्वायर कॉमन, तो m1 एक बचेगा, एक बचेगा m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम लो, तो m1 प्लस m2 माइनस m1, तो m1 प्लस m2 माइनस m1 कैंसिल, तो क्या बचेगा? हाँ m2 m1 v1 इनिशियल स्क्वायर तो है ही, और यहाँ पे बचेगा m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब जो फॉर्मूला मैं अभी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर इसका यूज़ होने वाला है कि भाई कोई एक बॉडी एट द रेस्ट है और दूसरा उसके साथ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन कर रहा है, दूसरा उसके साथ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन कर रहा है, तो फिर व्हाट शुड बी द डिक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आएगा? तो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 इनिशियल स्क्वायर, तो दिस विल बी द डिक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी। एंड सपोज अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। तो डिक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 तो याद रखना ही है, और यहाँ पे आएगा v1 इनिशियल माइनस v2 इनिशियल द होल स्क्वायर। तो अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले से मोशन में है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी अगर मोशन में है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? yes sir सर v1 इनिशियल और v2 इनिशियल की जगह डेल्टा लिख सकते, डेल्टा v स्क्वायर लिख सकते? नहीं लिख सकते हो ना यार, कैसे लिख सकते हो आप? हाँ डेल्टा वी इसको लिख सकते हो यार, डेल्टा वी हाँ सर लिख सकते हो, बट ये डेल्टा वी किसके लिए? तो ये देखो हम डेल्टा कब अप्लाई करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेलोसिटी है ना, तो डेल्टा अप्लाई करते हैं। यहाँ पे v1 एंड v2 जो है ना वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू कैन नॉट ओके सर, वेलोसिटी लाइक दैट। ओके, ओके सर, तो ये दोनों v1 इनिशियल एंड v2 इनिशियल आर द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, so it is not like a change in velocity of any object. Is that clear to you?
यस सर। तो फ्रेंड्स ये हमने कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने ये लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, और मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर वो भी आपको मेंशन किया है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो फिर क्या फॉर्मूला आएगा, तो वो भी यहाँ पे नोट के अंदर मोशन दिया हुआ है। फ्रेंड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर, and that is the two-dimensional collision, elastic collision in the two dimension. तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोलिजन इन टू डायमेंशन। फ्रेंड्स आपने कैरम खेला होगा, तो कैरम के में क्या होता है कि स्ट्राइकर को हम कुकरी के ऊपर हिट लगाते हो तो थोड़ा कट लगाया कभी? कट मार, हाँ सर, मारते इधर है जाता इधर है। हाँ, तो वही तो बोलते हैं उसको, टू डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल कोलिजन। तो फ्रेंड्स लुक एट दिस फिगर। तो क्या ये फिगर आपको दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या है कि एक जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, वापस से हम वहीं पे हम आएंगे कि भाई दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो इनिशियली एट द रेस्ट है। तो ये देखो, आप ये फिगर को देखो तो है ना, ये समझ लो कि ये आपका स्ट्राइकर है, m1 उसका मास है, वेलोसिटी उसका v1 है। जो कुकरी है वो इनिशियली एट द रेस्ट है, और स्ट्राइकर ने ऊपर से कट लगाया तो कुकरी नीचे जाएगी, सो m2 यहाँ पे जाएगा, और आपका जो स्ट्राइकर है वो यहाँ पे जाएगा। और x एक्सिस के साथ आफ्टर कोलिजन उसका जो एंगल है ना वो θ1 एंड θ2 है x एक्सिस के साथ। तो क्या ये टू डायमेंशनल कोलिजन आपको समझ में आया? फिगर समझ में आया? यस सर। यस देखो, चाहे वन डायमेंशनल कोलिजन हो या टू डायमेंशनल कोलिजन हो, एक चीज तो कंफर्म्ड है कि आप क्या कर सकते हो? लीनियर मोमेंटम। एग्जैक्टली चाहे कोई भी टाइप का कोलिजन हो, आप लीनियर मोमेंटम तो अप्लाई कर ही सकते हो, अप्लाइंग अ कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। चाहे कोई भी टाइप का कोलिजन हो, आप ये तो कर ही सकते हो, अप्लाइंग द कंजर्वेशन। बट यहाँ पे टू डायमेंशनल कोलिजन है, तो यू हैव टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द विद द वेक्टर साइन। So m1 v1 plus 0 is equals to m1 v1 dash factor form में m2 v2 dash. Now considering x and y component of linear momentum. तो अब मैं क्या करूँगा, applying the conservation only in the x direction, applying the conservation of linear momentum in x direction. तो अब मुझे ये बताओ कि इनिशियली x बिफोर द कोलिजन कोई मोमेंटम था x डायरेक्शन में? बिफोर कोलिजन कोई मोमेंटम था x डायरेक्शन में? बताओ। नो सर, यस, मतलब ये अच्छा था या m1 था, m1 v1 था, x Yes. पूरा x डायरेक्शन में ही है। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। और कोलिजन, हाँ, m2 v2 तो जीरो है, m2 v2 तो जीरो है। अब कोलिजन होने के बाद मुझे ये बताओ कि x डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है कोलिजन होने के बाद। तो देखो, ये जो p1 है इसका ये कंपोनेंट आपको x डायरेक्शन में मिलेगा, यस और? यस सर। तो कोलिजन होने के बाद आपका ये ऑब्जेक्ट 1 का भी कंपोनेंट मिलेगा x डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट 2 का भी कंपोनेंट मिलेगा, आपको दोनों कंपोनेंट मिलेंगे। तो मुझे ये बताओ कि आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द मोमेंटम इन द x डायरेक्शन? तो m1 v1 डैश कोस θ1 ये हो गया आपका m1 v1 डैश कोस θ1। क्या ये आपको पता चला फ्रेंड्स? जिसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये हो गया आपका नीचे से आया ये कंपोनेंट, ये हो गया आपका m2 v2 डैश कोस θ2। क्या ये आपको पता चला? यस सर। अप्लाई कर दिया कंजर्वेशन इन द x डायरेक्शन। ना अप्लाइंग द कंजर्वेशन इन द y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में ये अप्लाई करो। तो मुझे ये बताओ कि कोई इनिशियली बिफोर द कोलिजन कोई y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था? देखो तो बिफोर द कोलिजन
नहीं था सर। आयो ना नहीं था, बिकॉज जो भी था ना वो कम्प्लीटली एक्स डायरेक्शन में था। जो देखो जो भी था वो कम्प्लीटली, मतलब इनिशियली तो वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था ही नहीं, बट फिर उसके बाद कोलिजन के बाद है, देखो कोलिजन के बाद ये जो कंपोनेंट है उसका एक कंपोनेंट ये रहेगा और नीचे वाले का भी एक कंपोनेंट आपको मिलेगा ये। तो अब मुझे बताओ कि वाई डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन कितना मोमेंटम है? m1 v1 डैश sin थीटा प्लस m2 v2 डैश sin थीटा 2। अब प्लस लिखना चाहिए, माइनस नहीं माइनस 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 लिखना चाहिए। क्यों? बिकॉज दूसरा के नीचे नेगेटिव, वो ऑपोजिट साइड। हाँ माइनस वाई डायरेक्शन। फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? यस सर। एंड वन मोर थिंग, इफ द कोलिजन इज अ इलास्टिक, अगर ये कोलिजन इलास्टिक है काइनेटिक एनर्जी लगा। हाँ, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होगा। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर तो जीरो है, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। तो अगर ये आपका कोलिजन इलास्टिक है तो ये काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन करेगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो टू डायमेंशनल कोलिजन अगर है तो ये सारे इक्वेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर कोई टू डायमेंशनल का कोई क्वेश्चन है तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? यस सर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बाद लिखा हुआ है कि अगर टू डायमेंशनल कोलिजन है तो ये सारे फॉर्मूला के द्वारा हम कोई अननोन क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑब्लिक कोलिजन का डेफिनेशन दिया हुआ है, हेड ऑन कोलिजन का डेफिनेशन दिया हुआ है, वो आप एक बार रीड करना। अदरवाइज ये चैप्टर यहाँ पे थ्योरी वाइज यहाँ पे हमने खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल भी खत्म करेंगे, मतलब ये चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो आज का सेशन जो है वो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ।